न्यू चैप्टर फिर स्टार्ट करते हैं और अब जो चैप्टर करेंगे वो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। प्रीवियसली हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया, अब वैल्यूएशन शेयर। काफ़ी चीज़ें आपको सिमिलर टाइप की लग सकती हैं। सबसे पहले हम गुडविल की तरह शेयर का वैल्यूएशन जो करते हैं वो क्यों करते हैं, आखिर पर्पस क्या है। बहुत सारी वजह से हमें शेयर का वैल्यूएशन करना पड़ सकता है। लाइक अगर हम अपनी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हैं, अमलगमेशन हो रहा है, हम जानना चाहेंगे भाई हमारी शेयर की क्या वैल्यू है ताकि दूसरी कंपनी से सेटलमेंट कर सके, शेयर का वैल्यूएशन। अगर हम अपना बिजनेस बेच रहे हैं, अमलगमेशन हो, लेकिन अगर लिक्विडेट कर रहे हैं तब भी हम अपने शेयर की वैल्यू, अपने बिजनेस की वैल्यू जानना चाह सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा कोई न्यू शेयर इशू करना चाहते हैं, अगर हम अपने बिजनेस के लिए न्यू शेयर कैपिटल इशू करना चाहते हैं तब भी हमें देख लेना चाहिए कि हमारे शेयर की कितनी तक वैल्यू जा सकती है ताकि नए शेयर होल्डर से उसी हिसाब से पैसे की डिमांड से कर सके। ठीक है। बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से हमें शेयर का वैल्यूएशन करना पड़ सकता है। अब शेयर का वैल्यूएशन करने का एक सबसे ऑर्डिनरी और जनरल वे क्या हो सकता है, आप कह सकते हैं सर शेयर बाजार में जाके पूछ लो शेयर कितने का चल रहा है, वही शेयर की वैल्यू होती है। लेकिन ध्यान रखना वो वाली जो वैल्यू होती है वो कोई भरोसे के लायक नहीं है, वो तो रोज बदलती रहती है और उसके अंदर रियलिटी में बिजनेस की परफॉर्मेंस का और डिमांड सप्लाई ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी कोशिश यहाँ पे इस चैप्टर में क्या सीखने की है और क्या जानने की है कि बिजनेस जो शेयर है उसकी एक्चुअल में रियल वैल्यू क्या है। स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू परमानेंट नहीं है और वो बहुत सारे अदर फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जिसमें एक फैक्टर तो डिमांड और सप्लाई होते हैं। ठीक है। और वो तो रोज का भाव बदलता रहता है, इसलिए उसके अंदर इतना भरोसे की वैल्यू वो नहीं होती। तो हमें अगर एक रीजनेबल बेस के साथ अगर वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालना पड़े तो यहाँ पे हमारे पास अभी आपके सिलेबस में फिलहाल जो है वो दो तरीके से शेयर का वैल्यूएशन कराने के टाइप है। तो यहाँ पे अब हमारा वैसे तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ दो टाइप से आपको शेयर का वैल्यूएशन करना है। एक वैल्यूएशन बेस्ड ऑन अर्निंग है, अर्निंग को बेस बना के शेयर की वैल्यू जान सकते हैं, और दूसरा बिजनेस में नेट एसेट कितनी है उसके बेसिस पे दूसरा तरीका होगा नेट एसेट। ये दो बेसिक आपके प्रोसीजर्स होंगे। बात जब अर्निंग की होगी तो इसमें भी रियलिटी में आप अर्निंग के बेसिस पर और दूसरा डिविडेंड के बेसिस पर भी शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अर्निंग को भी बेस बना सकते हैं कि अर्न कंपनी कितना कर रही है, और डिविडेंड को भी बेस बना सकते हैं कि वो डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अगर नेट एसेट की बात करें तो नेट एसेट का मतलब है बिजनेस में टोटल कितनी एसेट है, और जितनी भी एसेट है उसको अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो एक रीजनेबल बेस मिल सकता है, शेयर की वैल्यू का पता लग सकता है। तो तीनों मेथड को हम तीनों तरीकों को फिलहाल जो है वो डिस्कस करते हैं। इन दोनों मेथड में अर्निंग लो या डिविडेंड बात करीब करीब सेम होने वाली है। इन दोनों ही तरीकों के अंदर जब हम शेयर का वैल्यूएशन करेंगे तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी कंपनी अगर अर्निंग के मेथड से तो कितना अर्न कर रही है, कितना परसेंट इनकम वो अर्न कर रही है। अगर डिविडेंड की बात है तो कितना परसेंट डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। मतलब इन मेथड के अंदर हमें सबसे पहले क्या जानना है कि हमारी अर्निंग परसेंटेज में कितनी है या डिविडेंड परसेंटेज में कितना है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए अर्निंग परसेंटेज और यहाँ पे क्या चाहिएगा, डिविडेंड परसेंटेज जो हम कमा रहे हैं। एक हमें ये जो अर्निंग और परसेंटेज है वो सिर्फ अपना नहीं चाहिए, अपना, और एक हमें वो चाहिए जो कि है फेयर इंडस्ट्री का होगा। हमारा कितना है और इंडस्ट्री का कितना है। से मैं मान के चलता हूं हमारा जो अर्निंग जो लेवल है वो से 20% और इंडस्ट्री का कितना है 10%। तो क्या हम दुगना नहीं कमा रहे? और अगर दुगना कमा रहे हैं तो जो प्राइस है वो भी दुगना होना चाहिए। फिर अगर हमें बोला जाता है कि भाई अगर कोई कंपनी 200 रुपए का शेयर उसका बिकता है, मतलब अगर उसका फेयर रेट और रिटर्न 10% है और हमारा अगर कितने का 20%, तो हमारे शेयर का भाव कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। सिंपल सा। अगर मैं यहाँ पे 15% कर दूं तो 1.5 गुना हो गया, तो हमारे शेयर का भाव भी 1.5 गुना हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि हमारा तो इसके अंदर 5% है तो हमारे शेयर का भाव भी, क्योंकि हमने आधे कमाया इंडस्ट्री का, हमारा भाव भी आधा ही हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो हम इन दोनों के रिलेशनशिप से शेयर की वैल्यू जान सकते हैं। सेम ऐसे ही डिविडेंड के भी बेस बना सकते हैं। तो हम देखेंगे भैया हमारा डिविडेंड का परसेंटेज कितना है और इंडस्ट्री का मतलब फेयर कितना है। आप दोनों के इस परसेंटेज से भी वैल्यू जान सकते हैं। से यहाँ पे मान के रहता हूँ 15% है और यहाँ पे 10% है, इसका मतलब हम 1.5 गुना डिविडेंड बांट रहे हैं, 1.5 गुना डिविडेंड बांट रहे हैं, तो जिसके बेसिस पर ये वैल्यू थी वो 1.5 गुना हो जाएगी। क्लियर बात में आ रही? तो बहुत ही सिंपल तरीका होने वाला है। क्या तरीका रहेगा इसके अंदर, हम इसके अंदर जो भी हमारे शेयर की फेस वैल्यू है
उसको जो आवर रेट ऑफ जो डिविडेंड है आवर रेट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और किससे डिवाइड करेंगे, फेयर रेट से डिवाइड कर देंगे। तो 10 रुपए का शेयर अगर यहाँ पे लूँ तो वो 15 रुपए का बन जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि 10 से आप इसके अंदर 1.5 गुना करेंगे, 15 ऊपर और 10 नीचे, तो 10 का शेयर कितने में बदल जाएगा, 15 में। 100 का शेयर कितने में बदल जाएगा, 150 में। अगर वो 50 रुपए का तो किसमें बदल जाएगा, 75 में। तो ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज होगी, चाहे यहाँ पे लगा लेना ये वाला तरीका, चाहे यहाँ पे लगा लेना, जो वो बोले उस बेसिस पर तरीका दोनों में सेम ही रहने वाला है। ठीक है। अच्छा, नेट एसेट में क्या होने वाले, नेट एसेट के अंदर बिजनेस की नेट एसेट देंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे मार्केट के अंदर हमारी एसेट अगर बेचे आज तो क्या भाव मिल जाएगा, मतलब फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स। इसके अंदर ध्यान रखना, अगर गुडविल है तो हमारे पास तो गुडविल की क्या वैल्यू है वो भी करनी पड़ सकती है। मतलब इस टॉपिक को करने के लिए वैल्यूएशन गुडविल भी करना पड़ सकता है, चाहे आपके पास टेंजिबल एसेट है चाहे आपके पास इंटेंजिबल एसेट है, उसकी फेयर वैल्यू क्या है। और गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट है, उसकी भी मार्केट में वैल्यू होती है। तो इस टॉपिक को करने के लिए हो सकता है आपको क्या करना पड़ जाए, गुडविल का वैल्यूएशन भी निकालना पड़ जाए। तो सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स, जिसमें सारी की सारी एसेट लेनी है, उसमें से लेस क्या कर देना है, फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की वैल्यू का आप लेस कर दीजिए। लायबिलिटीज की वैल्यू लेस करने के बाद वैसे आपके पास आ जाती है नेट असेट्स। लेकिन कभी कभी हमारे क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है। हम यहाँ पे वैल्यूएशन किसका करते हैं, इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन करते हैं। प्रेफरेंस को तो डिविडेंड फिक्स ही मिलते हैं, इसलिए उनके वैल्यूएशन में कोई खास ऐसा फर्क होता नहीं है। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ सकता है, लेस करना पड़ सकता है प्रेफरेंस शेयर्स का क्लेम, शेयर होल्डर्स क्लेम। क्लेम वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं मैं क्योंकि हो सकता है प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल का भी पैसा, और हो सकता है उनके लिए कुछ डिविडेंड भी हो जो हमें पे करना पड़े, तो वो भी तो उनके क्लेम में आएगा, उतना पैसा और हमें देना पड़ेगा। उन दोनों को लेस करने के बाद हम मानेंगे ये हमारी नेट एसेट है। वैसे तो नेट एसेट ये होती है, लेकिन अब यहाँ पे नेट एसेट रिवाइज होने के बाद क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगी, इसे बोल सकते हो रिवाइज्ड नेट एसेट। और ये जो नेट एसेट है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, अपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दे। तो एक रीजनेबल बेस पे हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर इसका मतलब कर लिया। तो बाद में वैल्यू ऑफ शेयर जानने के लिए क्या करेंगे आप, ये जो नेट एसेट थी तुम्हारी जो रिवाइज करने के बाद है, उसको डिवाइड किससे कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आपके पास वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी। कुछ इसमें केसेस और भी आएंगे, कुछ सिचुएशन और भी आएंगे, उनको हम क्वेश्चन के साथ धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हो सकता है कि आपके पास जो शेयर है उनके डिनोमिनेशन अलग है। आपके पास इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला भी है, इक्विटी शेयर 20 वाला भी है, इक्विटी शेयर 50 रुपए वाला भी है। तो 10 का भाव क्या होगा, 20 का भाव क्या होगा और 50 का भाव क्या होगा, अलग अलग शेयर की अलग अलग वैल्यूएशन होगी। ऐसा भी आएगा बीच में कि आपका शेयर 10 रुपए का, लेकिन उसके ऊपर अभी मिले हमें 8 रुपए, 2 रुपए अभी मन ने मांगे नहीं है या 2 रुपए उन्होंने दिए नहीं है, तो पार्टली पेड अप शेयर का वैल्यूएशन भी होगा। तो ये छोटे मोटे चीजें होंगे, लेकिन मेन आपका जो प्रोसीजर रहेगा वैल्यूएशन शेयर में वो ये वाला रहने वाला है। क्लियर है इतनी बात। पेज नंबर 10.7 पर इलस्ट्रेशन नंबर 3 अब करेंगे, और इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट टाइप की पेड अप कैपिटल है। डिफरेंट टाइप की पेड अप कैपिटल को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीकों को हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुखराम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। और यहाँ पे शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल के अंदर टोटल 4 टाइप के शेयर्स जो है वो डिफाइन किए गए हैं। पहले इसके अंदर लिखे हैं 30,000 इक्विटी शेयर 20 रुपए वाले। इक्विटी शेयर्स की डिटेल में यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹20 ईच, और ये फुली पेड है। इससे जो अमाउंट हमारे पास आ गया है उसका अमाउंट भी बता दिया गया है, जो कि है ₹6 लाख। फिर इसमें दूसरी टाइप है जिसमें 25,000 इक्विटी शेयर है, ये भी ₹20 ईच है, बट अभी ₹8 पेड अप है, और इससे जो अमाउंट हमारे पास आ चुका है वो है ₹2 लाख। फिर उसके बाद इसके अंदर 15,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, और ये भी फुली पेड है, और इसकी वैल्यू है ₹1,50,000। और उसके बाद हमारे पास 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच है, बट ये ₹5 पेड अप है। तो 5 × 10 करने से ₹50,000।
इतना पैसा हमें रिसीव हो चुका है और इन सब का टोटल अगर हम कर लें तो फिगर हमारे पास हो जाएगी 8 और 2 10 लाख रुपए। पहले तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके क्या मायने वो समझ लें। भाई हमारी कंपनी ने ऐसा हो सकता है कि पहले शुरुआत के अंदर 30,000 इक्विटी शेयर इशू किए जो कि 20 रुपए वाले थे और उसके बाद उसे फंड्स की जरूरत और पड़ी तो वो नए शेयर इशू कर सकती है। उसने नए भी इशू शेयर कर दिए 20 वाले, लेकिन जो नए शेयर इशू किए हैं वो भी धीरे धीरे पैसा मांग रहे हैं। अभी हमने पूरे पैसे मांगे नहीं है तो ये तो ओल्ड शेयर है जिन पे पूरे पैसे ले चुके हैं। ये बाद में हमने शेयर इशू किए होंगे, हो सकता है 4-5 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ी तो हमने नए शेयर इशू कर दिए। नए शेयर इशू कर दिए उस पर भी 20 रुपए का शेयर है 20 रुपए, लेकिन हमें मिले नहीं है। मिले कितने अभी तक? सिर्फ 8 रुपए। अभी 12 रुपए और मिलेंगे। वैसे ही हमने जब शेयर बनाए थे तो हमने 2 फ्रैक्शन इशू किए थे। हमने 20 रुपए वाले भी शेयर बनाए थे और 10 रुपए वाले भी। ये भी ओल्ड शेयर होंगे फुली पेड पे। और हमने जब रीलॉन्च किए तब हमने ये वाले टाइप के भी शेयर इशू कर दिए थे 10,000 शेयर जो 10 रुपए वाले थे, जिसपे अभी तक कितने पैसे मिले हैं? 5 रुपए मिल गए और 5 रुपए भी और मिलने हैं। ठीक है ना? तो हमारे पास 4 टाइप के यहाँ पे शेयर हो गए। उसके बाद इसके अंदर अगर देखेंगे तो थोड़े से ट्रेड पेपर, थोड़े से रिजर्व है हमारे पास 4.5 लाख और 50,000 रुपए का सरप्लस में है और 2 लाख रुपए के हमारे पास क्रेडिटर है। फिर असेट्स की बात करें तो बिल्डिंग है, मशीन है, गुडविल है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट्स भी हैं जिसमें इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है और अदर करंट असेट है जिसके अंदर डिस्काउंट ऑन इश्यू है। भैया डिस्काउंट कोई असेट नहीं होती। असेट में जरूर इसका बैलेंस आ रहा है लेकिन डिस्काउंट कोई रियल असेट नहीं है। जब हम बात करते हैं नेट असेट मेथड की तो उन्हीं असेट्स और लायबिलिटी को गिनते हैं जो रियलिटी में असेट्स और लायबिलिटी हैं। रिजर्व को भी लायबिलिटी थोड़ी मानते हैं, वो तो कोई लायबिलिटी है नहीं, वो तो ऑनर का फंड है। वैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को भी हम अपनी एसेट नहीं मानेंगे। इसमें डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर लिखा है, रियलिटी में वो डिबेंचर है। बहुत पुराना हो तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर हो सकता है, वरना डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर देना तो अलाउड भी नहीं है। ठीक है। नीचे उसने कुछ असेट्स की मार्केट वैल्यू बताई है। ये हमें पता है कि जब भी हम नेट एसेट लेते हैं कौन सी वैल्यू लेते हैं? मार्केट में जो उनका भाव चल रहा है वो लेते हैं, जाकि ना कि बुक वैल्यू। हाँ, अगर हमें बुक वैल्यू के बारे में जानकारी ना, सॉरी मार्केट वैल्यू के बारे में जानकारी ना मिले तो जो बुक में वैल्यू उसी को मार्केट वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसने बहुत सारी एसेट्स के बारे में जानकारी दी है कि मार्केट में उनका क्या भाव चल रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर नेट एसेट निकालना शुरू कर सकते हैं। चलिए नेट एसेट जानने की कोशिश करते हैं। नेट एसेट जानने के लिए 2 चीजें जाननी पड़ेगी। नंबर 1, फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स। कौन कौन सी आइटम इसमें आएंगी? सबसे पहले इसके अंदर जो नीचे दिया हुआ है वो गुडविल बताया हुआ है। ऊपर गुडविल वैसे है हमारे पास 25,000 रुपए की, लेकिन अब गुडविल का अमाउंट इन्होंने नीचे रिवाइज कर दिया है। गुडविल का अमाउंट इन्होंने कितना बताया? ₹15,000। और बिल्डिंग हो गई है 12 लाख रुपए की। ऊपर वाला अमाउंट नहीं लेंगे, नीचे वाला अमाउंट लेंगे। और मशीनरी 3 लाख। और मशीनरी के अलावा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है ₹35,000। फिर स्टॉक है जिसकी वैल्यू है ₹2,50,000। और डेटर्स हमें बताए गए हैं ₹1,90,000। ऊपर चेक कर लेना कोई ऐसा नाम ना हो जो छूट गया हो। इसमें देखो तो इन्वेंट्रीज के बारे में नीचे कोई अमाउंट नहीं बताया, लेकिन ऊपर तो अमाउंट है ना इन्वेंट्रीज का, तो इन्वेंट्रीज अपने से डाल दो क्योंकि सभी एसेट्स के बारे में जानकारी तो जरूरी नहीं है। वो इन्वेंट्रीज कितने का था? अच्छा, स्टॉक हमने ले लिया। इसमें इन्वेंट्री स्टॉक एक ही चीज़ है। इसके अंदर जो छूट गया वो क्या छूट गया? बैंक का बैलेंस छूट गया। बैंक हमारे पास इसमें कितने का है? ₹1,30,000। स्टॉक इन्वेंट्री एक ही चीज़ है। ठीक है जी। और लायबिलिटीज के अंदर देखो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नीचे बताइए, लेकिन ऊपर तो क्रेडिटर भी थे जिनके बारे में उसने नहीं बताया। तो हम यहाँ पे अब पहले इसका टोटल कर लेना है। इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो जो फिगर हमारे पास आ जाएगी, टोटल 7 आइटम है। ठीक है। तो इसका टोटल इन्होंने किया, हमारा टोटल सेम आ जाएगा 21,20,000। इसको बोल देते हैं टोटल। और ये फर्स्ट टोटल है हमारा, ऊपर यहाँ पे नंबर हमने 1 डाला था। ठीक है जी। अच्छा, अब किसका टोटल करना है? सेकंड टोटल करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। इसमें क्या क्या आने वाले हैं? एक तो क्रेडिटर्स जिसका अमाउंट ऊपर दिया था 2 लाख। और क्या आएगा? और कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज के बारे में बोले जो कि कितनी बताई गई है? ₹20,000। इन दोनों को जोड़ ले तो टोटल कितना हो जाएगा? 2,00,000
20,000, जिसको क्या बोलेंगे, टोटल सेकेंड। ठीक है जी। नेट असेट अब यहां पे निकाल लेते हैं। नेट असेट कैसे होंगे, आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट टोटल था उसमें से सेकंड वाला टोटल माइनस कर देंगे। तो 21,20,000 में से 2,20,000 निकल जाए तो कितना बचेगा, 19 लाख। अब हमें यहां पे नंबर ऑफ शेयर चाहिए। नंबर ऑफ शेयर में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली, क्योंकि ये शेयर की वैल्यू डिफरेंट है, कोई शेयर किसी भाव है, कोई शेयर किसी भाव के है। तो हमें ऐसे में क्या करना होता है, उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं इसके अंदर सॉल्व करने के। पहला तरीका ये है कि हम उनको इक्विवेलेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दें। इक्विवेलेंट वैल्यू भैया रुपीज देखें तो चाहे कोई सस्ता शेयर है, लेकिन रुपीज में तो सबको इक्वल वैल्यू वेटेज मिलती है। सस्ता शेयर है तो उसकी वैल्यू कम होगी, है महंगा शेयर है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो बजाय आप शेयर की वैल्यू जानने की बजाय रुपीज की फॉर्म में 1 रुपए के ऊपर कितनी वैल्यू आ रही है वो जानने की कोशिश करें। तो यहां पे टोटल असेट कितनी है, 19 लाख, और टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है। आपको क्या सर, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर है 10 लाख। नंबर ऑफ शेयर नहीं पूछ रहा मैं, नंबर ऑफ शेयर तो ये है, लेकिन ये शेयर सीधे सीधे यूज नहीं कर सकते क्योंकि सबके पीछे अमाउंट अलग अलग है। तो मैंने उसकी वैल्यू निकाल ली। तो बताओगे अ वैल्यू ऑफ शेयर पर रुपी नहीं आ जाएगी हमारे पास, पहले पर शेयर आता था, वैसे किस में आ जाएगी, वैल्यू पर रुपी। कैसे, हम कहेंगे जो नेट असेट है उसको डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू से, और अगर हम ये कर दें तो ये 19 लाख रुपए हैं, डिवाइड करेंगे 10 लाख से तो वैल्यू आ जाएगी रुपीज 1.90। क्या है ये, पर रुपी वैल्यू। 1 रुपए की वैल्यू, शेयर के 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए 90 पैसे चल रही है। तो यहां पे हमारे पास 4 टाइप के शेयर है। तो बताओ अगर कोई शेयर हमारा 20 रुपए वाला ही, 20 रुपए किसने दे दिए, तो अब वैल्यू ऑफ शेयर आसानी से नहीं निकाल सकेंगे। वैल्यू ऑफ शेयर कैसे, सबसे पहले टाइप 1 शेयर है, ₹20 शेयर फुली पेड। फुली पेड करना 20 रुपए मिल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी ₹20 मल्टीप्लाई बाय 1.90। 1 रुपए की वैल्यू कितनी है, 1 रुपए 90 पैसे, तो 20 रुपए वाले शेयर की वैल्यू तो उसी से हिसाब से मल्टीप्लाई कर दे, तो 1.9 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दे तो जवाब आएगा ₹38 पर शेयर वैल्यू चल रही है उसकी। अच्छा, दूसरा शेयर कितने वाला है भाई, दूसरा शेयर ₹20 है, लेकिन वो फुली पेड अप नहीं है। कितने पेड अप है, ₹8 पेड अप, तो उसकी वैल्यू कितनी मानेंगे भैया, तूने 8 रुपए दिया और एक शेयर की वैल्यू 1.90 चल रही है, 1 रुपए की वैल्यू 1.9 चल रही है, तो उसको 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इस शेयर की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, फिलहाल 15.20 पर शेयर। ठीक है, बात समझ आएगी। तीसरा कौन सा शेयर है, तीसरा ₹10 शेयर है और ये फुली पेड है। फुली पेड का मतलब 10 रुपए पूरे मिल चुके हैं कंपनी को, तो कंपनी क्या कहेगी जी 10 रुपए मिल चुके हैं और 1 रुपए की वैल्यू 1.90, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹19 पर शेयर। और एक और शेयर है हमारे पास, कितने वाला है, ₹10 शेयर है, लेकिन शेयर के पैसे तो मिले नहीं है। मिले कितने हमें, ₹5 पेड अप, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹5 मल्टीप्लाई बाय 1.90, और अगर ये कैलकुलेट करें तो रुपीज में वैल्यू आ जाएगी ₹9.50 पर शेयर। ठीक है, वैसे इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। ये तरीका हम तब अपनाते हैं अगर हमने जो पैसा डिमांड करना है वो भी नियर फ्यूचर में नहीं करना, जो थोड़ा सारा पैसा हमारा रह गया वो नियर फ्यूचर में नहीं करना, क्योंकि अगर नियर फ्यूचर में करना होगा ना तो ये शेयर भी थोड़े टाइम में किस में बदल जाएंगे, फुली पेड अप बदल जाए, तो हम इनको भी फुली पेड अप के बराबर ही वेटेज देंगे। बट फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ लिखा नहीं कि नियर फ्यूचर में डिमांड करें, तो जितना पैसा आया उसके बेसिस पे कैलकुलेशन किया है। अगर ये डिमांड आने वाली जल्दबाजी में, मतलब जल्दी समय में आने वाली है, तो हम इसकी वैल्यू को थोड़ा डिफरेंट वे में कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देखते हैं, पहले इतनी की बात करते हैं। अब वो वाला वैल्यूएशन करते हैं, सेम क्वेश्चन का पूछा तो नहीं है बट समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि हम जो कॉल है वो थोड़े दिन में मांग लेंगे, अभी तुमने नोटिस क्या होगा कि हमारे शेयर की वैल्यू पेड अप सिर्फ कैपिटल के हिसाब से, और यहां पे अगर ध्यान से देखें हमने जो वैल्यू निकाली थी वो एक शेयर की कितनी निकाली थी, 1.90 पर रुपये निकाली थी।
तो जिसके पास 20 रुपए वाला शेयर एक फुली पेड अप वाला है, उसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 20 से मल्टीप्लाई करके कितना आया था रुपीज 38 रुपीज पर शेयर। अच्छा, लेकिन मैं कहूं किसी ने अभी हमारे को 10 रुपए दिए, 10 रुपए वाला भी शेयर था इसके अंदर, वैसे 10 रुपए वाला फुली पेड था, लेकिन अगर इसने 10 रुपए दिए हैं तो 10 रुपए के ऊपर उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, हम कहेंगे भाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी रुपीज 19। अगर इन दोनों के बीच में तुम डिफरेंस देखोगे तो पूरे 19 रुपए का डिफरेंस है, क्योंकि इसने पूरे पैसे दिए और इसने आधे पैसे दिए। मैं उन शेयर की बात कर रहा हूं जो है 20 वाले लेकिन 10 रुपए पेड अप है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो 10 रुपए फुली पेड अप है, वो तो और पैसा दे नहीं सकते। लेकिन ये लोग अभी कितने पैसे और देंगे, इन लोगों से मैं 10 रुपए और लेने, 10 रुपए और लेने। अच्छा, 10 रुपए दे दे तो ये भी 20 वाले हो जाएंगे, और जब ये 20 वाले हो जाएंगे तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 होगी या नहीं होगी। इन्होंने 20 रुपए दे दिए इसलिए 38 के, इन्होंने 10 रुपए दिए इसलिए हमने वैल्यू कितनी निकाली है 19 लगाई है। ध्यान रखना, अगर तुम जल्दबाजी में पैसा नहीं मांगने वाले हो, कहेंगे जी हमारे को तो 19 ही वैल्यू रह जाएगी, लेकिन अगर ये 10 रुपए दे दे तो उनकी वैल्यू में कितना एडिशन रहता है 19 रुपए। बोलो 10 रुपए देने से 19 रुपए का एडिशन होगा या नहीं होगा। अगर वो 10 रुपए देते तो वैल्यू 19 रुपए बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे शेयर्स की वैल्यूएशन हम रियलिटी में 19 रुपए के डिफरेंस नहीं, हम कहेंगे भैया तुम्हारी वैल्यू बस उसमें से 10 रुपए तो तुमने नहीं दिए, 10 रुपए कम होगी। ये शेयर कितने का है 38 का, तुमने कितने पैसे दे रखे हैं 10 रुपए, तो तुमने कितने पैसे और देने हैं 10 रुपए, तो तुम्हारी वैल्यू बस 10 रुपए जो तुमने अभी तक नहीं दिए उतनी कम कर दे, तो तुम्हारे शेयर की वैल्यू रियलिटी में कितनी है 28 रुपए। क्यों 28 रुपए, क्योंकि जैसे तुम 10 रुपए दोगे वो कितने में बन जाएगा 38, तो अभी तुमने बस 10 रुपए कम दिए, इसलिए जो फुल शेयर की वैल्यू थी उसमें से वो 10 रुपए कम है तुम्हारी वैल्यू। बात समझ आ गई। हम मतलब अगर नियर फ्यूचर में पैसा मांगने वाले तो इन शेयर को भी किसकी वैल्यू देंगे, ओरिजिनल वैल्यू ही देंगे, बस फर्क कितने का होगा, जितने पैसे तूने कम दिया उतने का फर्क होगा, क्योंकि तू भी इसी कैटेगरी का शेयर है, इसलिए तुझे भी 38 का ही बनना है। तूने 10 रुपए कम दिया, तेरी वैल्यू 10 रुपए कम है, तूने 5 रुपए कम दिया, तेरी वैल्यू 5 रुपए कम है। पूरी की पूरी प्रोपोर्शनल रिडक्शन नहीं कर देंगे वैल्यू, बल्कि सिर्फ जितने पैसे उसने कम दिया उतनी वैल्यू कम कर देंगे फुल वैल्यू में से। बात समझ आ गया, लॉजिक समझ में आ गया इसका। तो अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम ये कंसेप्ट अप्लाई कर दें तो पहली बात ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट तुम्हें, ये दोनों शेयर एक कैटेगरी के और ये दोनों शेयर एक कैटेगरी के, ये दोनों शेयर 20-20 रुपए वाले, चाहे वो फुली पेड अप है या नहीं है, लेकिन कैटेगरी 20 रुपए वाली है, और ये दोनों शेयर कितने वाले हैं 10 रुपए वाले, इनकी कैटेगरी एक है। तो मैं इसके फुल शेयर की एक की वैल्यू जाननी है और इसके शेयर की फुल वैल्यू की, फुल शेयर की एक वैल्यू जाननी है, उसके बाद जितने पैसे जिसके कम होंगे उतने लेस कर देंगे। अच्छा, इसमें लेकिन एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना कि तुम्हारी एसेट ये नहीं रह जाएंगी, अगर तुमने नियर फ्यूचर में कॉल कर दी तो तुम्हारे पास इतनी ही एसेट रहेंगी। भैया जिसने जितने पैसे कम दिए थे वो पैसे जब देगा तो आपकी एसेट की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। तो सबसे पहले हमें इसमें एक चीज एक्स्ट्रा कैलकुलेट करनी है, वो है नोशनल कॉल मनी। मतलब जब हम पैसे मांगेंगे तो कितना एक्स्ट्रा फंड्स हमें मिलेगा। भाई ये तो 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे, इन्होंने तो पूरा पैसा दे रखा है, ये भी 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे, इन्होंने तो पूरे फुली पेड अप कर रखे हैं। इनसे तुम्हें पैसे मिलेंगे, कितने पैसे इन्होंने दिए 8 रुपए दिए, तो आपको 25,000 शेयर से एट द रेट ऑफ ₹12 और मिलेंगे। बोलो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, 8 रुपए तो दिए, 12 रुपए और दो भाई तुम। और अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हमारे को 3 लाख रुपए और मिल जाएंगे। और दूसरे इनसे पैसे मिलेंगे, उन्होंने 5 रुपए दिए, और कितने शेयर इनके पास 10,000, तो 10,000 शेयर से भी हमें कितने पैसे और मिल जाएंगे 5 रुपए, मतलब कितने पैसे मिलेंगे 50,000। मतलब अगर हमने कॉल कर ली तो हमारे पास न्यू फंड्स कितने आ जाएंगे, टोटल ₹3,50,000, ठीक है ना। अब मैं निकालूंगा मेरी नेट असेट कितनी होगी। अब नेट असेट जानने के लिए मैं क्या करूंगा, नेट असेट्स जानने के लिए मैं एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट लूंगा, जो कि फेयर वैल्यू होगी। कितनी है एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट, यहां पे निकाली थी 21,20,000। ऐड क्या करूंगा इसमें से भैया, नोशनल कॉल मनी, थोड़ा पैसा मुझे मिलने वाला है। कितना पैसा मिलने वाला है 3,50,000, और फिर लेस करूंगा, ये टोटल करेंगे पहले, टोटल हो जाएगा ₹24,70,000। फिर लेस क्या कर देंगे लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज हमारे ऊपर कितने की थी 2,20,000 की। तो थोड़ा सा प्रोसीजर, थोड़ी सी वैल्यू चेंज आएगी, अब पर शेयर वैल्यू भी चेंज आएगी। यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी नेट असेट्स, और वो कितनी हो जाएगी ₹22,50,000।
अब आप फिर से इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, और ध्यान रखना अब इक्विवेलेंट वैल्यू चेंज हो जाएगी, आपकी मनी इतनी नहीं रहेगी, आपकी मनी डिफरेंट होगी। बता सकते हो वैल्यू रुपीज में कितनी हो जाएगी, इंक्लूडिंग शेयर वैल्यू, इंक्लूडिंग नोशनल कॉल। तो बताओ कितनी हो जाएगी वैल्यू भाई, 10 लाख थी और 3.5 लाख हो रहेंगे, कितने आ जाएंगे रुपीज 13,50,000। अब आप फिर से एक की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर पर रुपी। ये पर रुपी निकालना ही हमेशा बेटर है अगर आपके पास डिफरेंट टाइप की कैपिटल है। अगर एक टाइप की कैपिटल तो नंबर ऑफ शेयर से सीधा डिवाइड कर सकते हैं, अब डिफरेंट टाइप की है तो हम इसके निकाल रहे हैं पर रुपी वैल्यू। कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे जी ये रुपीज 22,50,000 को किससे डिवाइड कर देते हैं, रुपीज 13,50,000 से। और अगर मैं 22,50,000 डिवाइड बाय 13,50,000 कर दूं तो जो वैल्यू आ रही है वो रुपीज 1.667 आ रही है। तो एक शेयर की वैल्यू, एक रुपए की वैल्यू कितनी है, 1.667। अब मेरे पास दो टाइप के शेयर हैं, एक तो 20 रुपए वाले और दूसरे 10 वाले। फुली पेड होने पर तो 20 और 10 के ही रह जाएंगे ना वो। तो वैल्यू ऑफ रुपीज 20 शेयर कितनी होगी, हम कहेंगे 1.667 मल्टीप्लाई बाय रुपीज 20, और मल्टीप्लाई बाय 20 करने से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है रुपीज 33.33। और वैल्यू ऑफ रुपीज 10 शेयर, ये कौन से शेयर है जो फुली पेड अप हो अगर वो जाएगी 1.667 मल्टीप्लाई बाय रुपीज 10, तो अमाउंट कितना आ जाएगा रुपीज 16.67। ये दोनों कौन से हैं जो फुली पेड है, ये दोनों ही फुली पेड है। ये इससे ज्यादा पैसे दे ही नहीं सकते, 10 रुपए से पूरे पैसे दे, इसकी वैल्यू इसका मतलब 16 रुपए 67 पैसे से ऊपर जा ही नहीं सकती। लेकिन जो शेयर वैल्यू ऑफ कितने रुपीज 20 शेयर जो कि कितना पेड अप था, रुपीज 8 पेड अप है, उसकी वैल्यू कैसे निकाले, हम कहेंगे जी भाई पूरे शेयर की वैल्यू इस कैटेगरी की कितनी निकली है 33.33, उसने 12 रुपए तो कम दिया तो उसकी वैल्यू 12 रुपए कम कर देते हैं। तो 33.33 माइनस 12, इसकी वैल्यू अब कितनी मानेंगे कि भाई ये 21 रुपए 33 पैसे का है, क्योंकि ये इस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। इस वाली कैटेगरी की शेयर की वैल्यू 33 रुपए 33 पैसे, इसने 12 रुपए कम दिया, इसकी वैल्यू 12 रुपए कम कर दी। और वैल्यू ऑफ रुपीज 10 शेयर जो कि कितना पेड अप है, रुपीज 5 पेड अप है, उसकी वैल्यू 5 रुपए कम होगी। तो पूरी वैल्यू भी कितनी है उसकी 16.67, उसमें सिर्फ 5 रुपए कम कर दो, इसकी वैल्यू हो जाएगी रुपीज 11.67। ये दोनों उन शेयर की वैल्यू आ गई है जो कि पार्टली पेड अप है। क्लियर है, कंप्लीट है।